अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एन न्यूज़ पर मुकालमा रज़ी के साथ और मैं आपका मेज़बान रज़ीउद्दीन रज़ी। नाज़रीन इकराम, हम हर हफ़्ते किसी न किसी मौजू पर आपके साथ गुफ्तगू करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि इस मुकालमे में हम ही शामिल ना हों, हमारे साथ कुछ और दोस्त भी हों जिनके साथ हम मुकालमा करें और फिर उस मुकालमे से कोई आगे बात निकले। मेरा ही एक शेर है कि बात करने की तमन्ना में यहाँ आते हैं, ज़िंदगी बात बनाने में गुज़र जाती है। बात बनती है या नहीं बनती ये हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन मैं आज आपको अपने मेहमानों का तारुफ़ करा दूँ। दोनों का मुल्तान में लिटरेचर के हवाले से आज हम अदब पर बात करेंगे और अदब में होने वाली बेअदबियों पर बात करेंगे और शायरों और अदीबों के दरमियान कुछ तनाज़ात होते हैं, कुछ और मौज़ूआत होते हैं। आज हमने इस पर गुफ्तगू करनी है। मेरे साथ हमारे पहले मेहमान हैं जनाब तहसीन गनी साहब। तहसीन गनी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम तहसीन गनी अस्सलाम, साहब अल्लाह का का शुक्र है। शुमार जो है वो लिटरेचर में किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। अदबी तंज़ीम भी चलाते रहे हैं डेरा के नाम से। उसके अलावा सुखनवर फ़ोरम के मुतहर्रिक रुकन रहे हैं और फिर तालीम के शोबे से भी वाबस्ता हैं। सियासत के साथ भी इनकी कोई जुड़त मौजूद है और तिजारत के साथ भी। एक दानिश्वर को जिस तरह मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में महारत होनी चाहिए, तो वो तहसीन गनी साहब को वो महारत हासिल है। और उनके साथ हमारे खित्ते का एक और मोतबर नाम है सैयद सुहेल आबदी। अस्सलाम वालेकुम सैयद सुहेल आबदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सैयद सुहेल आबदी साहब का ताल्लुक वैसे तो वो कहते हैं मैं कबीरवाला से हूँ, लेकिन हम उन्हें कहते हैं कि वो मुल्तान से ही ताल्लुक़ रखते हैं। कबीरवाला उनकी रिहाइश है, उनका आबाई शहर है और मुल्तान में उनका रोज़गार भी है, मुल्तान में उनकी रिहाइश भी है और ये बहुत मुतहर्रिक हैं और लिटरेचर में भी बहुत मुतहर्रिक हैं और दीगर शोबों में भी बहुत मुतहर्रिक हैं। तो हमारे दरमियान सैयद सुहेल आबदी हैं। सैयद सुहेल आबदी जो हैं, उनका तारुफ़ जो है वो कई हवालों से है। बहुत मुतहर्रिक शख्सियत हैं, शायरी के हवाले से भी। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफ़िसर हैं और कबीरवाला से इनका ताल्लुक़ है। हेडमास्टर के तौर पर भी इन्होंने फ़राइज़ अंजाम दिए और स्कूल टीचर की हैसियत से भी। बच्चों की जिस तरबियत के जो मराहिल हैं, प्राइमरी से लेकर और अब आगे तक, उन सब को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और अदब के साथ तो इनका ओढ़ना-बिछोना है और अदब के साथ-साथ फिर ये रवादारी के हवाले से जो मामलात होते हैं, मज़हबी रवादारी के हवाले से जो इजलास होते हैं, उसमें भी ये शरीक होते हैं। मज़हबी हलकों में भी इन्हें बहुत एहतराम की नज़र से देखा जाता है। इन दोनों के साथ हम गुफ्तगू करेंगे। आगाज़ तहसीन गनी साहब आपसे करूँगा। अ, मैं बात करना चाह रहा हूँ उर्दू अदब में सरका और तवारद, इस मौजू पर मैं बात करना चाह रहा हूँ कि हमने ये देखा है और मेरा ये ज़ाती तजर्बा भी है कि ये रिवायत तो बहुत पुरानी है और हम इसे सदियों से ये मामलात देख रहे हैं और इस पर अदीबों शायरों के झगड़े भी देख रहे हैं। मेरा मिसरा फ़लाँ ने ले लिया, मेरी गज़ल फ़लाँ ने चोरी कर ली, मेरे अफ़साने पर फ़लाँ ने हाथ कर लिया, प्लॉट मेरा था और उस पर अफ़साना किसी और ने लिख लिया, नावल किसी और ने लिख लिया, अफ़साना किसी और ने लिख लिया, तर्जुमा किसी और का था, नाम अपना किसी और ने लिख दिया उस पर। ये सारा कुछ हम देख रहे हैं। लेकिन अब जब सोशल मीडिया तेज़ हुआ, सोशल मीडिया में तेज़ी आई, तो फिर हमें ऐसे बहुत सारे मामलात भी सोशल मीडिया पर नज़र आने लग गए, जो पहले शायद दबे हुए थे। पुराने अखबारात नज़र आने लग गए, पुराना रिकॉर्ड सामने आने लग गया, तो पता चला कि ये फ़लाँ मिसरा जो किसी का बहुत मशहूर है, ये तो असल में फ़लाँ का है। ये फ़लाँ को मशहूर है वो। आप इसको किस नज़र से देखते हैं और आप के इस हवाले से क्या राय है? इसमें रज़ी भाई आपने ना 2 चीज़ों को जो है ना बड़ी अहम जो चीज़, एक तो सरकार तबारुद, वो तो ख़ैर एक मेरे ख़्याल जब से शायद उर्दू अदब क्या इससे पहले भी जब से हुँ, शायरी और अदब ये शुरू हुआ, ये चीज़ें साथ-साथ चलती रही। उसके साथ-साथ जब आपने सोशल मीडिया की बात की ना, सोशल मीडिया के असल में इस वक़्त 2 आप कहें कि बिल्कुल मुख्तलिफ एंगल। हुँ, एक तो उसने लोगों को आपस में बाइंड किया है, बाइंड किया। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन एक और भी काम उसने किया है हुँ, कि उसने इतनी तवातुर से मुख्तलिफ चीजें सोशल मीडिया पे फेंकी कि अब उनकी क्रेडिबिलिटी का ही अंदाजा नहीं होता। बिल्कुल सही है। एतबार अब ख़त्म हो गया। एतबार खत्म हो गया। हुँ, अब कोई भी अगर फर्ज किया मुझे कोई बंदा लिख के भेजता है जी यार ये शेर रजी का है,
कोई भी एनीवन, या उसके नीचे किसी शेर के नीचे रजी। अच्छा, मैं रजी को जानता हूँ, मुझे पता है उसका आहंग क्या है, मुझे पता है वो किस अंदाज से बात करता है, किस अंदाज की वो बुनत है, चलो मैं तो समझ जाऊंगा। लेकिन मैं तो 20-22 करोड़ में से एक हूं, या ऐसे 10, 15, 20, 50 अफराद होंगे कि जो इन चीजों को समझेंगे कि वरना उसकी तो शायद, वायरल वरना तो वायरल होगी ना चीज। ऐसे ही है। अच्छा, उसमें अब जो ना ये सरके में भी ना अब एक जिद्दत आ गई है कि बहुत जो अच्छी। शख्स जो मर्जी वो लिख के, चाहे अपना नाम नीचे लिख के वो भेज देता है। अब उसे आप सरका कहेंगे, क्या कहेंगे? मुझे आज तक पहले तो इस चीज की ही समझ नहीं आई कि क्या वाकई हम उसे सरका कह भी सकते हैं। अच्छा चलिए, मैं सुहेल आब्दी से बात करता हूँ। आपने जो सवाल उठाया वो अपनी जगह बहुत अहम है, लेकिन सुहेल आब्दी साहब, बात ये है कि इन्होंने तो कहा, तो वो तो एक सरका जो है वो तो डाउटेड हो गया, लेकिन सीना जोरी वाले भी तो होते हैं ना, जी जी बिल्कुल है। जोरी वाले और सीना जोरी वाले। और वो मुझे याद है कि एक मर्तबा जंग अखबार में परवीन शाकिर साहिबा की एक नज़्म शाये हुई थी, अदबी एडिशन में हसन रिजवी साहब ने शाये की थी। और उसके बाद पता ये चला कि वो अहमद नदीम कासमी साहब की नज़्म है। तो जब परवीन शाकिर साहिबा की ये नज़्म शाये हो गई और हसन रिजवी साहब को ख़त लिखे गए, और वो ख़त हमने भी लिखे थे कि जनाब ये तो अहमद नदीम कासमी साहब की नज़्म है, तो अगली मर्तबा जो तरदीद आई थी, वजाहत आई थी, वो ये आई थी कि परवीन शाकिर की नज़्म जो है वो अहमद नदीम कासमी की नज़्म जो है वो सहवन परवीन शाकिर साहिबा के नाम से शाये हो गई। लेकिन उसके बाद जब हमने ये सवाल किया कि अगर सहवन शाये हो गई थी तो उसमें तज़कीर व तानीस की गलती तो नहीं होनी चाहिए थी, उसमें उसमें कासमी साहब वाला मुज़क्कर का सीगा तो नहीं चलना चाहिए था। तो ये आप इस बारे में कैसे कहेंगे? ये चीज़ें भी तो हैं, हकीकी भी तो हैं जी चीज़ें। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसा कि तहसीन गनी साहब ने बात की, आपने भी जो बात की है बड़ी अहम है। तो मैं लाहौर में भी रहा और हमने देखा कि बड़े बड़े शोरा, पार्क टी हाउस में भी हम जाते थे, तो इस बात पे उनकी हमने खुद ऐन शायद हैं कि लड़ाई होती देखी कि तुमने मेरा मिसरा जो है अपने गज़ल में शामिल कर लिया पूरे का पूरा। और वो बड़े मारूफ शायर। मुझे याद है कि मेरी मुलाकात जनाब मरहूम मुज़फ़्फ़र वारसी साहब से हुई, तो तारुफ कराने वाले एक दोस्त ने जब बताया कि ये कबीरवाला से है, तो उन्होंने फ़ौरन मुझे कहा कि वो अब बेदिल हैदरी जो है वो आप उनके शागिर्द तो नहीं हैं? मैंने कहा नहीं। उनका बेदिल हैदरी ने मेरी फ़लाँ गज़ल का जो था ना चरबा किया हुआ है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा बेदिल साहब तो खुद बहुत बड़े शायर हैं। तो मुज़फ़्फ़र वारसी साहब ने कहा कि बहुत बड़े शायर होंगे या नहीं होंगे, बहरहाल मेरी फ़लाँ गज़ल का उन्होंने चरबा किया। उस पे जो गवाह बनाया उन्होंने, उसको बनाया नासिर बशीर को। तो नासिर बशीर ने कहा जी बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, बेदिल साहब ने मुज़फ़्फ़र वारसी साहब की इस गज़ल का चरबा किया। तो मुझे बड़ी हैरत हुई उस वक्त जब बेदिल साहब से जिंदा थे, बेदिल साहब कबीरवाला में आया और मैंने उनसे ये जिक्र किया, तो उन्होंने जो गुफ्तगू की वो यहाँ पे बताने वाली नहीं, उनके बारे में जो उन्होंने कमेंट्स दिए। तो इसी तरीके से बेदिल साहब ने हमें खुद ये हमने अपनी आंखों से देखा कि उन्होंने बजंग अहमद अख्तर शुमार साहब एक अखबार निकालते थे, वो हमारे सामने रखा। उसमें एक इश्तिहार बेदिल साहब की तरफ से था कि 1970 से लेकर अब 1995 तक जिन जिन लोगों ने मेरे से चीजें मुझसे खत लिखे और कुछ चीजें मंगवाई हैं, वो खत मैंने बोरियों में महफूज किए हुए हैं, 2-3। आके वापस ले जाएं, वो फलां तारीख तक आगे वापस ले जाएं, वरना मैं ये तमाम खतूत अख्तर शुमार के हवाले करूंगा जो किस्तवार बजंग अहमद में शाया होंगे। तो मैंने डॉक्टर बेदिल हैदरी साहब से पूछा कि मैंने कहा ये आपने क्यों किया? कहता कमाल है, मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे जो है 35,000 रुपया मौसूल हो चुका है। लोग आकर दे गए, अपना खत ले गए और मैंने उनसे उनकी कीमत वसूल की। अच्छा ये चले अख्तर शुमार अच्छा, उसके अंदर ये बड़े बड़े शोरा के नाम थे। जब बेदिल साहब ने लिस्ट बनाई थी पूरी रजिस्टर पे, वो करते थे ये काम। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि आज वो बड़े शायर बने हुए हैं। मैंने अख्तर शुमार साहब के बारे में करामत गर्देजी साहब से सुना था कि अमेरिका के एक मुशायरे में, शायद आप भी उसमें जी मैं भी उसी में मौजूद था, अख्तर शुमार साहब ने जब बगावत शुमारकर वाली नज़्म सुनाई थी, तो वहाँ किसी इंडिया के शायर ने ये बताया था कि ये उनकी शायरी नहीं है,
तो बेदिल साहब ऐसे काम करते थे, और वो बहुत सारी मारूफ चीजें जो थी किसी की, वो उठाकर किसी शागिर्द को दे देते थे। और वो इंडिया के उस शायर ने अपनी उस किताब उनके हाँ, सामने रखी जो उससे बहुत पहले की प्रिंटेड थी, शाये हो चुकी वो थी, शाये हो चुकी थी। शाये हो चुकी उन्होंने थी। जाके वहां और इस बताई तरह कि जी ये मेरी हमारे यहाँ जो हुआ कि कमर शहजाद साहब का मशहूर ज़माना एक शेर है, मोहब्बत तेरा मेरा मसला है, ज़माने को शरीके कार तो मत वो कर। उसका एक दावेदार जनाब मरहूम अतर नासिक साहब भी थे। हाँ, अतर नासिक, वो असल में हुआ ये था कि अतर नासिक ने कमर रज़ा ने ये जब शेर कहा, मोहब्बत तेरा मेरा मसला है, ज़माने को शरीके कार मत कर, ज़ाहिर है बहुत जी, खूबसूरत शेर पॉपुलर था। हुआ तो मुझे मैंने जब सुनाया, तो अतर नासिक शायर तो था, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वो मेरे घर से रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे हम, और वहाँ एक आटे चक्की वाली दुकान है जिससे हम सिगरेट लिया करते थे। जिस जगह आसिफ खेतरान साहब का घर है, उसके करीब ही वो जगह है। तो वहाँ गुजरते हुए मैंने जब अतर नासिक को सुनाया कि यार कमर रज़ा ने बहुत अच्छा शेर कहा है कि मोहब्बत तेरा मेरा मसला है, ज़माने को शरीके कार मत कर। उन्होंने कहा लो, ये तो मेरा शेर है, मोहब्बत तेरा मेरा मसला है, ज़माना दरमियाँ क्यों क्यों आ आ गया गया है। है? उसने फौरन शेर घड़ दिया। नहीं, अतर नासिक में बहरहाल शायर तो वो महल था। और फिर मिसरा जो था ना वो एक ताकतवर मिसरा हाँ, वो था। ताकतवर मिसरा था, और उसने वो साथ दूसरा मिसरा लगा दिया, और फिर उसने वो गज़ल भी कह के छपवाई, दरमियाँ क्यों आ गया है, मेहरबान नहीं, क्यों आ गया है। जैसे खुद डॉक्टर बेदिल साहब, कोई शुबा नहीं है, बहुत बड़े सगीर के बहुत बड़े शायर थे, लेकिन कमर शहजाद साहब की एक गजल थी, यही मोहब्बत तेरा मेरा मसला वाली, इस पे इसी जमीन में उन्होंने भी कहा, और उसमें उनका एक शेर मुझे याद है कि तेरी पक्की हवेली को दुआएं, मेरा कच्चा मकाम इस्मार मत कर। बेदिल साहब ने, तो बेदिल साहब को मैंने खुद, हालांकि हम तो अभी भी अपने आप को इतना उस लेवल पे समझते नहीं है कि हमारी शायरी अपने दिल को खुश करने के लिए हम कुछ कर लेते हैं, तो हम उस दौड़ में शामिल नहीं। मैंने बेदिल साहब को कहा कि एक शेर सुनाया मैंने उन्हें कि जो कदम मैंने उठाया है वो दस्तूर, मुझसे नाराज ना हो ये मेरी मजबूरी है, जो कदम मैंने उठाया है वो दस्तूरी है। आजकल दस्तूर में बातें नहीं। अच्छा, इस पर बातें बाद में करते हैं। आपसे हम पहले एक गज़ल सुनना चाहेंगे, चंद अशार सुनाएं, थोड़ा सा माहौल चेंज होगा, उसके बाद फिर सुहेल आब्दी से बात करेंगे, या अगर कोई आप बात करना चाहते हैं मैं असल में थोड़ी सी एक वो अब वो मुझे बात कर लें, ज़हन में उसके थी, बाद आ रही थी हाँ। कि वो बेदिल हैदरी साहब का यानी वो तज़किरा यानी वो चल रहा था। तो जो असल में जो बेदिल हैदरी साहब जो काम किया करते थे, ठीक है, वो एक अच्छे शायर थे, मैं खैर उनकी रेटिंग में तो मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ये काम बहुत पुराना था। हम आप हमदानी और मुस्वा हमदानी और ये इन लोगों को, गालिब को, इन लोग उस दौर में भी अगर देखें तो जो बड़े बड़े शायर होते थे वो अपने 20-25-30 शागिर्द साथ लेके जाते थे, और अक्सर अगर दूसरे शायर को जब नीचा दिखाना होता था तो उसकी किसी गजल की जमीन पे एक गजल लिख के किसी शागिर्द को वो दे देते थे। तो उसमें वो थोड़ा बहुत वो फिर जाहिर है कि उसे चरबा कह लें, उसे सरका कह लें, कुछ भी कह लें, ठीक है, तो वो साथ ताकि उसके जरा थोड़ा सा। तो बेदिल हैदरी साहब भी ऐसा वो कर लिया करते थे, बहुत से लोगों को उन्होंने वो चीजें दी, और बहुत से लोगों को बाद में शर्मिंदगी भी हुई, पता नहीं शर्मिंदगी हुई या नहीं हुई, लेकिन वो बहरहाल मंजर आम पे जरूर आई कि ये चीजें जो एक्चुअल जो है वो उनकी नहीं है, या उसमें कोई ऐसा सुकम छोड़ जाते थे। वो जानिस्ता कर। आप मुझे गजल सुनाएं। गजल जी, तमाम उम्र रहे जान से जो प्यारे लोग। हाँ, तमाम उम्र रहे जान से जो प्यारे लोग। तमाम उम्र रहे जान से जो प्यारे लोग, वसीयतों के लिए जमा हैं वो सारे। आहा आहा। तमाम उम्र रहे जान से जो प्यारे लोग, वसीयतों के लिए जमा हैं वो सारे लोग। और यहाँ हर एक सफीने को खुद संभालता है। आहा आहा। यहाँ हर एक सफीने को खुद संभालता है, यहाँ किसी को लगाते नहीं किनारे लोग। क्या बात है, क्या बात है। और गमों में कोई भी होता नहीं किसी का शरीक। आहा। गमों में कोई भी होता नहीं किसी का शरीक। क्या बात है। खुशी में तोड़ के लाते हैं चांद तारे। क्या बात है। और ये चंद एक शेर जो इस वक्त फौरी तौर पर ज़हन में, यहाँ हर एक सफीने को खुद संभालता है, यहाँ किसी को लगाते नहीं किनारे लोग। बहुत उम्दा। जी सुहेल भाई, हम गुफ्तगू कर रहे थे, मुझे एक और चीज़ भी याद आई जो हमारे साथ, खुद मेरे साथ तजर्बा हुआ है। मेरी नज़्म सितारे मिल नहीं सकते, मैं एक जगह बैठा हुआ था। अच्छा, ये नौजवान तो कई दफ़ा ऐसी चीज़ें करते हैं,
और नौजवान जो हैं वो जो कॉलेज का मुशायरा हो या किसी और जगह वो जाएँ तो वो कोई चीज़ उठा लेते हैं किसी की। मैं इधर आर्ट्स काउंसिल में, मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में एक मुशायरा था। उसमें एक नौजवान आया डेरा गाज़ी खान का, शाकिर कंपेयरिंग कर रहे थे उसमें। तो उन्होंने मैं भी वहाँ मौजूद था, असलम अंसारी साहब थे और बहुत से लोग थे, फराज साहब भी थे शायद। उन्होंने मेरी मौजूदगी में सितारे मिल नहीं सकते सुनानी शुरू कर दी। और उसमें सितारे मिल नहीं सकते में जहाँ आता है कि रज़ी तुम झूठ कहते हो, उसने वो भी पढ़ दिया। वाह वाह, वो भी पढ़ दिया अच्छा उसने। अच्छा अच्छा हाँ, कॉपियर था तो ना वो। तो समझा कि रज़ी भी कोई अदबी लफ्ज़ हाँ, है। उसने कहा कोई अदबी लफ्ज़ होगा, रज़ी तुम झूठ कहते हो, तो उसने वो भी सुना दिया। तो उसके बाद शाकिर ने फिर मुझे बुलाया स्टेज पर, उन्होंने कहा कि जी वो जो अभी आप सुन रहे थे ग़ज़ल, नज़्म, तो वो जिसकी नज़्म है हम उसे कहते हैं कि वो आके सुनाए। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, चलो ये नौजवानों को तो छोड़ें, लेकिन कुछ लोग जो कहने की सलाहियत भी रखते हैं, उनकी ग़ज़लों में से बहुत कुछ बरामद हो जाता है। उसकी क्या वजूहात हैं? मैं ये समझता हूँ कि वो बेसिकली तो सहल पसंद लोग हैं और खुद उनकी जो तबीयत है वो शेर कहने की सलाहियत वो रखते हैं, हुँ, लेकिन वो मुतालिया कम करते हैं या अपनी सोच को उन्होंने बिल्कुल और तरफ महदूद रखा हुआ है। महदूद रखा हुआ है। इस वजह से वो फिर जहाँ से उन्हें एक अच्छा ख़्याल मिला, उन्होंने रज़ी भाई का एक शेर सुन लिया फ़र्ज़ कीजिए या तहसीन भाई का या किसी का, तो वो उन्हें अच्छा लगा ना, तो उन्होंने उसको थोड़ा-सा उसका साइड पे मोल्ड किया उसको। अल्फ़ाज़ को दाएँ-बाएँ किया, हुँ, हुँ, ख़्याल वही रखा हुँ। और उसको उन्होंने चरबा जिसको हम कह देते हैं बाज़ औक़ात तो पूरे का पूरा है। और मैंने कई दफ़ा हमने ये देखा है कि वो फिर बड़े ढिठाई से वो ये कहते हैं कि नहीं बड़ा फ़र्क है इस शेर में और उस शेर में। हुँ, हुँ। उसने और मतलब में कहा, मैंने और मैंने किसी मतलब और मतलब का। हाँ। नाज़रीन इकराम, हम गुफ्तगू कर रहे हैं तहसीन गनी साहब से और सुहेल आब्दी साहब से। एक ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपके साथ मुकालमा होगा। देखते रहिए मुकालमा रज़ी के साथ एन न्यूज़ पर। मुकालमा रज़ी के साथ मैं आपका मेज़बान रज़ीउद्दीन रज़ी। आपकी 3-4 हैसियतें हैं। कॉलम मेरी वो चीज़ है जिसे मैं लिखता हूँ, मैं फाइनल करता हूँ, मैं देखता हूँ और मैं ही आप तक पहुँचाता हूँ। एक ऐसे इलाके में आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, कैसे ये आइडिया आया? जिनकी बच्चियां स्कूल नहीं जा सकती और वहाँ पे वो स्कूल मौजूद भी नहीं थे। पहले के लिटरेचर और बाद के लिटरेचर में आप क्या डिफरेंशिएट करेंगे? जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मैं उस तारीख से ताल्लुक रखता हूँ जिसको कहते हैं आर्ट फॉर आर्ट सेक। बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो गई, मादूम हो गई, खाने चीज़ें चेंज हो गई। मंदिर में वो शादी हाल बना हुआ था और उसके जो फर्श पे ईंटें आज तक लगी हुई है ना, उन पे संस्कृत लिखी हुई है। इंसान पहले आया था और इसलिए उसकी फोकियत है। इंसान मजहब के लिए नहीं बना, मजहब इंसान उसको रिफाइन करने के लिए फिरके हैं, अकायद हैं, वो बाद में इंसानियत का मैसेज ही उन्होंने दिया। कमर रज़ा शहजाद का एक शेर है कि मेरी हंसी का शोर भी सबसे बुलंद है, शायद मैं दुख भी सबसे ज्यादा उठाऊंगा। प्रोग्राम मुकालमा रज़ी के साथ हर बुध और जुमेरात को 8 बजे शब एन न्यूज़ HD पर। जी नाज़रीन इकराम, वेलकम बैक। मुकालमा है रज़ी के साथ एन न्यूज़ पर और गुफ्तगू हो रही है सरका और तवारत पर और अदीबों के मामलात हम ज़ेर बहस ला रहे हैं कि कौन कैसे गज़लों पर हाथ साफ़ करता है, अफ़सानों पर हाथ साफ़ करते हैं और बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिन पर बात होती है, ड्रामों के थीम ले जाते हैं। जी अच्छा, तहसीन भाई। रज़वी, मुझे सुहेल भाई ने जिस तरह बात की, मुझे यानी वो थोड़ा-सा ये बात एक हद तक ये बिल्कुल ये सही है कि जो लोग सेहल पसंद हुँ, है ना, वो ऐसा काम करते हैं। मैं असल में दरअसल उन्हें समझते ही नहीं कि वो शायरी की सलाहियत रखते हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि शायरी जो है वो बेसिकली तख्लीक है और जो बंदा तख्लीक कर सकता है ना, उसे कोई ज़रूरत नहीं होती कि वो किसी कहीं के हाथ साफ़ लफ्ज़ ले। करे। अब मेरे साथ एक मैं हमारे साथ असगर शाहिया साहब को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, सुहेल साहब भी जानते हैं। हमने यहाँ एक मुशायरा करवाया, तरही मुशायरा। अब आपको पता है कि तरही मुशायरे में अक्सर मिसरे जो हैं वो टकरा जाते हैं, टकरा जाते हैं। अच्छा, वो तरही मुशायरा था, हज़ीन सिद्दीकी साहब का एक मिसरा था कि लोग बेमौत मरे जाते हैं। अच्छा, अब मैंने भी उसमें एक मिसरा वो कहा कि बादल आते हैं चले जाते हैं, खेत पता नहीं चुपचाप तके जाते हैं। इसी तरह शाहिया साहब ने भी
वो कहा कि बादल आते हैं, और सेम मिसरा, बादल आते हैं चले जाते हैं। उनका दूसरा मिसरा शायद कुछ और था। अच्छा, अब ये देखें कि ये शाहिया साहब का भी, मैं कहता हूँ उनका, उन्होंने गजल में से वो शेर निकाल दिया, और मैंने भी आज तक उसके बाद मैंने वो शेर कहीं नहीं पढ़ा। वो ठीक है, खत्म हो गया भाई। जब मैं कह सकता हूँ तो मैं, यानी कोई और चीज शायबा भी हो तो, शायबा भी अगर है, थोड़ा बाजों का हो जाता है, हाँ बातों का हो जाता है कि आपको एक शेर रवादारी में कह जाते हैं, तो आपको आपका कोई दोस्त या जिस तरह अहबाब, जिस तरह हम अक्सर, मैं आपको यानी वो चीज सुना देता हूँ तो आप कहते हैं कि यार इसमें वो ऐसा है, ये नहीं है, या वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये दोस्तों के साथ मशवरा क्या होता है, यही होता है, ठीक है। उन्होंने भी निकाल दिया, मैंने भी निकाल दिया। इसी तरह मेरे बहुत से जो दूसरे दोस्त हैं जो ऐसा करते हैं, और वो वो ढिठाई के साथ करते हैं बाकायदा, और वो उस पे क्लेम भी करते हैं, अपनी किताबें भी छपवाते हैं, बहुत से, यानी, और सबको पता होता है। अब मेरे जैसा बंदा या आप जैसा बंदा अल्लामा इकबाल का शेर अपनी किताब में लिख के अपने नाम के साथ लिख दे, हाँ, तो यार वो शायर कौन एक साहब हैं, लिखेगा? उनकी किताब में मोहसिन नकवी के शेर मोहसिन नकवी के शेर हैं, मोहसिन नकवी के शेर भी हैं, और और अल्लामा मोहसिन, इकबाल के अच्छा, भी हैं। और मोहसिन नकवी कोई, चलो अल्लामा इकबाल तक की तो मैं बात नहीं करता, मोहसिन नकवी को कम फेम का शायर नहीं है। एक तो होता ना कि चलो मेरे जैसा कोई शायर है जिसको उसका नहीं पता, किसी को हो गया, इट्स ओके, ठीक। अच्छा, दूसरी बात जो है ना कि जिस तरह वो सुहेल साहब ने बात की कि चरबे की, में असल में मैं थोड़ा सा जरा इसमें मैं होता कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप एक ख्याल आपके जहन में आया, आपने वो कह दिया, आपको नहीं पता कि यार इस ख्याल का कोई और शेर मौजूद है या नहीं। अब वो तो तवारद है ना, तवारुद से इसी को तवारद कहते हैं ना। मैं असल में तवारद समझता हूँ वो कि जब आपके मुकम्मल मिसरा किसी से मिलता है, ठीक है। जो ख्याल का तवारुद है ना, वो तो हो सकता है, उसमें तो मैं उसमें कोई हर्ज भी नहीं समझता। उसकी वजह कि जब जैसे आप इंसान हैं, आपको भी वही मुआशरा मिला है, मुझे भी वही मुआशरा मिला। हाँ, हमारे दुख एक है, हमारे दुख एक है, सारा कुछ एक है, हमने चीजें तो वही कहनी है। बिल्कुल सही है, ठीक है। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि जो शायरी है, मेरे अपने जो जाती नजर, शायरी का तो मौजू ही एक है सिर्फ, और वो है मोहब्बत, बस। इसके अलावा कोई चीज नहीं है। जो भी अगर कुछ है मोहब्बत का फैलाव है। अगर मैं रजी के खिलाफ बात करता हूं तो मुझे किसी रजी की मुखालफत किसी चीज के साथ मोहब्बत है, तो मैं उसके खिलाफ, आपके खिलाफ बात कर रहा हूं। ऐसे नहीं है कि मैं बिला वजह आपके खिलाफ बात कर, नो। आपको एक चीज से मोहब्बत होती है तो आप दूसरी चीज से नफरत करते हैं। आपको अच्छाई से मोहब्बत है तो आप बुराई से नफरत करेंगे। आपको इंसाफ से मोहब्बत है तो आप नाइंसाफी से नफरत करेंगे। ये मोहब्बत और नफरत बुनियादी तौर पर जज्बा ही एक है। और वैसे भी आप देखें कि शायरी के बारे में जो यानी आमतौर पर अरबी में और सब में है कि हज़रत आदम से मंसूब है एक बरसिया, वो क्या है? वो भी तो अपने बेटे की मोहब्बत के लिए वो कहा था ना, जो इब्रानी जुबान में या बाद में अरबी में उसका तर्जुमा हुआ। वो क्या है कि तुम्हारे बगैर शहर सुनसान है और तुम्हारा वैसा है और ऐसा, तो अपने बेटे की मोहब्बत वो बयान कर रहे हैं, उसकी इब्तदाई मोहब्बत से। इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि शायरी, ये हम कहते हैं मजामती शायरी और फलां शायरी, बुनियादी तौर पर वो भाई मोहब्बत है, उसे उस माशरे से मोहब्बत है तो वो उसकी मजामत कर रहा है। इसको आप उस नाइंसाफी की मजामत, हाँ, इसको असरी शऊर कह लें उसे, एक इसको असरी शऊर कहते हैं ना। अच्छा सुहेल आबदी, हम बात तो सरका और तवारद की ही कर रहे हैं। अब ये असरी शऊर के हवाले से जब हम बात करते हैं, अब जाहिर है जो इन्होंने कहा कि मौज़ूआत एक हैं, चीज़ें एक हैं, तो उसमें अब असरी शऊर भी एक ही है। अब वहाँ चीज़ें जब टकरा रही होती हैं और वहाँ कुछ मौज़ूआत टकरा रहे होते हैं और वहाँ कुछ लोग होते हैं जो उसके ऊपर क्लेम कर रहे होते हैं कि ये मैंने पहले कह दिया था, उस बारे में आपका क्या ख्याल? जी, मैं ये समझता हूँ, मतलब उसकी एक मिसाल भी है। जैसे फराज साहब का बड़ा मशहूर ज़माना शेर है कि इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। तो कहीं पे कोई एक शेर ये भी आप सुन लें कि बारिशों से कभी डरे ही नहीं, अपने कच्चे घरों से डरते हैं। तो जो बात तहसीन गनी साहब ने की ना, पहले के ख्याल का मिल जाना इनके नज़दीक वो नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बाज़ औक़ात ख्याल भी तो चुराया जाता है कि ख्याल जो है वो एक नया एक अछूता। यार एक साहब थे, मेरा एक शेर है, देख आंखों में कितना पानी है, खुश होंठों से उसने पूछा था, देख आंखों में कितना पानी है। एक साहब ने अपनी किताब का नाम रखा, मेरी आंखों में कितना पानी है।
उसके बाद वो सबसे पहले मेरे पास आए, ये सीना जोरी होती है ना, वो सबसे पहले मेरे पास आए कि भाईजान मैंने किताब आ रही है और मैं आपको दिखाने आया हूँ, और मैं ये आ गई है, बल्कि छप गई, और मैं पहली किताब आपको पेश करने आया हूँ। वाह, ये सीना जोरी है, ये सीना जोरी है ना। और उसके बाद मैंने और मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता था उन्हें उस वक्त, क्योंकि वो मेरे पास आए हुए थे। मैंने इतना ज़रूर कहा कि मैंने कहा यार कमाल है कि मैंने जिस गज़ल के पहले मिसरे, पहले शेर से लिखा कि जितना धड़का हूँ तेरे सीने में, उसी गज़ल के एक मिसरे से आपने भी ले लिया, लेकिन उन्होंने इस पर भी कोई तवज्जो नहीं दी। अच्छा, मैं वही आप वाली बात को आगे बढ़ाता हूँ कि खुद मुल्तान में एक नातिया मुशायरा था और मैं उसकी निज़ामत कर रहा था। तो लाहौर से मुल्तान में मुकीम हुए हुए एक शायर हैं, अभी भी मौजूद हैं, तो उन्होंने मुझे ही मुखातिब करके मेरे ही नातिया अशार बड़ी ढिठाई के साथ पढ़ दी, और मुखातिब भी वो मुझे कर रहे हैं बार बार। अब वो एक ऐसी सिचुएशन थी ना कि अंदर से मुझे तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही थी, लेकिन मैं कर कुछ नहीं सकता था। नहीं, आपको भी असल में ना वहाँ ना वो मजाज वाला काम करना चाहिए था। असरारुल हक मजाज साहब बड़े मशहूर शायर थे, वो कहते हैं किसी प्रोग्राम में गए तो वहाँ एक नौजवान ने उन्हीं की गजल पढ़ दी उनके सामने। अब वो सदारत फरमा रहे हैं, तो बाद में उन्होंने उस नौजवान से पूछा कि भाई बेटा ये बरखुरदार ये गजल तो मेरी है, तो उन्होंने तजाहुल आरफाना से काम लेते हुए ये तवारुद हो गया होगा। तो उन्होंने कहा जी तवारुद तो हो सकता है, टकराव भी हो सकता है, लेकिन हवाई जहाज और साइकिल का नहीं हो सकता। तो आपको भी चाहिए था कि आप से कहते कि बहुत खूब आपने मुझे मुखातिब किया और सब कुछ बात है, लेकिन ये टकराव मुश्किल है। नहीं, हम तो कोई चीज़ ही नहीं है। मसलन आपने सुना होगा ये वाक़या बड़ा मशहूर है कि फैज़ साहब सदारत कर रहे थे और उनकी मौजूदगी में एक नौजवान ने उन्हीं की गज़ल पढ़ दी। तो स्टेट सेक्रेटरी जो थे निज़ामत कर रहे हैं, उन्होंने उनको कहा कि भाई ये तो फैज़ साहब की है, सदारत कर रहे हैं। तो उनका नहीं मेरी है। उनका फैज़ साहब की किताब में छपी है। उनका बड़े बड़े शायरां दा ये हाल है कि साडी गज़ल अपनी किताब में। तो मकसद ये है कि इतने ढीठ लोग भी मौजूद हैं। जंग फोरम में खुद हम मौजूद थे, मैं भी उसमें था, ज़फ़र इकबाल साहब की सदारत में मुशायरा था। तो वो चलो फिर कहानी शुरू करें। हसनैन असगर तबस्सुम बड़े भाई जो मेरे, उनकी पूरी गज़ल एक शायरा ने वहाँ पढ़ दी। और वहाँ चूँकि मैं उस वक्त साइंस कॉलेज में पढ़ता था, तो मेरे से न रहा गया तो मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा ये आपकी तो है ही नहीं है, ये तो मेरे भाई की है, हसनैन असगर तबस्सुम की। मुझे आज भी याद है कि फ़रत अब्बास शाह उन्हें लेकर आए थे शायरा को ना, तो फ़रत अब्बास मुझे उठा के ना बाहर ले गए। कौन थी, नाम क्या था? नाम उनका मेरे ज़हन से नहीं, कोई इतनी कोई मारूफ नहीं है, वो कोई तालिबा थी ऐसी, वैसे गैर मारूफ। ठीक है। तो बाद में फिर ज़फ़र इकबाल साहब ने भी इस बात पे कहा कि मैं जंग फोरम वालों को कहूँगा कि वो स्क्रूटनी किया करें शायरात और शोरा, तस्दीक किया करें कि कौन है और कौन नहीं है, कौन नहीं है, कोई है भी कि नहीं भी। तो ये मुझे भी पता है कि ये हसनैन असगर तबस्सुम की है, खुद ज़फ़र इकबाल साहब ने अपने खिताब में बात की। अच्छा सुहेल, तो ये नहीं खैर बाद में आपने तो वो दौर देखा 70s का खास तौर पर जो दौर था, उसमें स्कूल्स में कॉलेजेस में ये जो निसाबी सरगर्मियाँ थी बहुत ज़्यादा होती थी। मुशायरे, बैतबाजी, तकरीरी मुकाबले और इस तरह की ये बात, और उनमें ये ख्याल रखा जाता था। और ख़ास तौर पर जो जज हजरात होते थे वो यानी यहाँ जो भी मुल्तान के जो नामवर शुआरा थे वो भी आया करते थे उसमें। और जाहिर है कि उनकी फिर एक नज़र भी होती है कि यार ये शायरी जो है किस किस की वो हो सकती है या किसकी नहीं हो सकती। और फिर एक दूसरी चीज़ है कि एक मैं उस वक्त मेरे 7वीं 8वीं क्लास में था जब ये अल्लामा इकबाल की और कायद आज़म की 7 साला जो तकरीबात वगैरह 76 में इल्लामा इकबाल के कायद आज़म की, 77 में इल्लामा इकबाल की 7 साल हुई थी। अच्छा, अब उस दौर में अब देखिए मेरी उम्र 14-15 साल है, तो 14-15 साल की उम्र में मैं 60 साल की शायरी नहीं कर सकता। सही बात है। मैं उसी हिसाब की ही शायरी करूँगा, उसी लेवल की शायरी करूंगा ना। और अगर मैं 60 साल के लेवल की शायरी कर रहा हूँ तो फिर या तो मैं यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ कोई, या कोई पीछे, या फिर पीछे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और ये हमारे यहाँ रहा है ऐसा, और ये आज से नहीं है, शुरू से चलता रहा। आसिकर नाली साहब अपने सारे बच्चों को गजलें देते थे, बिल्कुल में लेके जाते थे, सबके हाथ में एक एक गजल होती थी, पैसों के बाद में लिफाफा होता था एक एक। लेकिन अब देखे ना कि लेकिन उन आसिफ साहब के बाद
उनके घर में से शायरी क्यों खत्म हो गई? शायरी खत्म हो गई। ये उसी तरह ना जब कहते हैं खानदान सागर शायर नहीं, है। हमारे यहाँ बेदिल साहब का ये था कि वो खानेवाल मुशायरा होता था, वैंस जाती थी, एक वफा हिजाजी साहब के शागिर्दान की कम तादाद होती थी। तो एक वाकया बड़ा मशहूर है कि राम रियाज साहब भी वहाँ सर्विस के सिलसिले में थे, तो वो वफा साहब के साथ उनकी वैन में गए। तो वापसी पे जो कबीर वाला से कोई नौजवान था, उसका भी मुझे नाम याद है, तो उसकी जो थी ना गज़ल, वो सुपरहिट हो गई, वहाँ पे मुशायरा लूट लिया। तो बाद में आ रहे थे तो वफा हिजाजी साहब ने राम रियाज से कहा कि देखा साढ़े कबीर वाले मुंडे ने मुशायरा लूट लिया है। तो उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं, वो बेदिल का शागिर्द था, और वो बेदिल का शागिर्द था। तो वो वफा साहब एकदम मुरझा से गए, उनके चेहरे पे ना, उनका कि क्यों है, कहता मैं सोच रहा बेदिल ने किस तो लिखाई होनी जड़ी उन्होंने दी। अच्छा ये देखे ना, अब ये उन दो शायरों में मुआसराना चश्मक है दोनों में। अच्छा, इन दोनों में चश्मक बहुत ज्यादा रही, हालांकि दोनों बला के शायर थे, बला के शायर थे। और उन दोनों में, और फिर वो हमने तो वफा साहब को देखा है, फिर धाड़े मार के रोते भी देखा है। और मरसिया बेदिल साहब ने लिखा उनका, मरसिया भी कि मैं मर गया होता तेरी जगह। हाँ, वफा मर गया, मुझे मरना था और वफा मर गया, बेदिल हैदरी का मरसिया था। और फिर इसी तरह हमने फिर खादिम रज़वी साहब को रोते देखा था बेदिल हैदरी के जनाजे पर। अच्छा, वो उनकी लड़ाइयाँ इतनी मशहूर थी ना भरे मुशायरों में, कि जब उनका जनाजे में हम शरीक थे तो आप भी आए हुए थे। आपको याद होगा कि रज़वी साहब जब रो रहे थे ना, तो वो रोते हुए अब ये उन्हें एहसास हो रहा था कि लोगों को ये तो पता है कि हमारी बड़ी लड़ाइयाँ थी, तो वो एक जुमला बोलते थे, हुन मैं किस नाल लड़सा, रोते हुए कि बेदिल बेवफा हुन मैं किस नाल लड़सा। अच्छा देखिए, ये तो एक नेचुरल बात है ना आपकी, वही जो बात इन्होंने की कि जिसके साथ मोहब्बत होती है उसी के साथ लड़ाई होती है, लड़ाई भी वही होती है। तो वो एक कहीं ना कहीं उसमें मोहब्बत का पहलू, नहीं, उसमें मोहब्बत ये थी, मैं अर्ज करूँ, आपकी बात काट रहा हूँ माजरत, कि बेदिल साहब जब बीमार हुए और उनके ब्लड की कमी हुई, तो खादिम रज़वी साहब अपने बेटे को लेकर गए और उसका ब्लड जो था ना उन्होंने अरेंज किया। तो बेदिल साहब कहा करते थे, रज़वी मेरे साथ ना लड़ा कर, मैं तेरा एहतराम करता हूँ कि मेरी रगों में तेरा खून दौड़ रहा है क्योंकि तेरे बेटे ने मुझे खून दिया। तो ये वो आपकी बात ठीक है, जहाँ लड़ाई भी वहीं जहाँ मोहब्बत है, जहाँ तवक्कुआत होती है। तो ये तो खैर उन लोगों की बातें हैं जो असलन शायर थे और अपने फनी उसमें बहुत माहिर थे, फन के हवाले से सारी दुनिया उनकी मुतरफ है। तो बात हम कर रहे थे उन लोगों की जो बड़ी ढिठाई के साथ और लोगों के शायरी। अच्छा, आप अपनी शायरी सुनाएं, आप वो ठिठाई वाले छोड़े, आप अपनी शायरी सुनाएं। याद करता हूं कभी सोज कभी साज के साथ, क्या बात, जिन फजाओं में पला हूं मैं बड़े नाज के साथ, बहुत अच्छे। अगले ही रोज वो अखबार में छप जाती है, हम तो जो बात भी करते हैं कहीं राज के साथ, और चंद कमजोर परिंदों को बचाने के लिए, मैं बहुत देर, चंद कमजोर परिंदों को बचाने के लिए मैं बहुत देर फजाओं में लड़ा बाज के साथ, चंद कमजोर परिंदों को बचाने के लिए मैं बहुत देर फजाओं में लड़ा बाज के साथ, फिर भला कौन सदा मेरी दबा सकता है, रज़ी भाई, फिर भला कौन सदा मेरी दबा सकता है, तू जो आवाज मिला दे मेरी आवाज के साथ। क्या बात है, क्या बात है। जानता हूं जिन्हें खुद उड़ना नहीं आता सुहेल, बुग़्ज़ रखते हैं वही बस मेरी परवाज के साथ। जी नाज़रीन इकराम, हम सुहेल आबदी साहब की गज़ल सुन रहे थे और अभी हमने इस मौजू पर कुछ और बातें करनी हैं, सोशल मीडिया के हवाले से बातें करनी हैं। देखते रहिए मुकालमा रज़ी के साथ एन न्यूज़ पर। दोबारा मिलते हैं वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिएगा। मुकालमा रज़ी के साथ मैं आपका मेज़बान रज़ीउद्दीन रज़ी। आपकी 3-4 हैसियतें हैं। कॉलम मेरी वो चीज़ है जिसे मैं लिखता हूँ, मैं फाइनल करता हूँ, मैं देखता हूँ और मैं ही आप तक पहुँचाता हूँ। एक ऐसे इलाके में आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, कैसे ये आइडिया आया? जिनकी बच्चियाँ स्कूल नहीं जा सकती और वहाँ पे वो स्कूल मौजूद भी नहीं थे। पहले के लिटरेचर और बाद के लिटरेचर में आप क्या डिफरेंशिएट करेंगे? जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मैं उस तारीख से ताल्लुक रखता हूँ जिसको कहते हैं आर्ट फॉर आर्ट सेक। बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो गई, मादूम हो गई, खाने चीज़ें चेंज हो गई। मंदिर में वो शादी हाल बना हुआ था और उसके जो फर्श पे ईंटें आज तक लगी हुई है ना, उन पे संस्कृत लिखी हुई है।
इंसान पहले आया था वाह, और इसलिए उसकी फोकियत है। इंसान मजहब के लिए नहीं बना, मजहब इंसान मजहब इंसान उसको रिफाइन करने वो के लिए, अकायद फिरके हैं, हैं, अकायद अकायद बाद हैं, में। वो बाद में। इंसानियत का मैसेज ही उन्होंने दिया। कमर रज़ा शहजाद का एक शेर है कि मेरी हंसी का शोर भी सबसे बुलंद है, शायद मैं दुख भी सबसे ज्यादा उठाऊंगा। प्रोग्राम मुकालमा रज़ी के साथ हर बुध और जुमेरात को 8 बजे शब एन न्यूज़ HD पर। वेलकम बैक नाजरीन, एन न्यूज़ पर मुकालमा रज़ी के साथ, और हम बहुत दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है। अभी हम सुहेल आबदी साहब की, इससे पहले हमने गज़ल सुनी, तहसीन गनी साहब को हम सुन चुके हैं, और बात हो रही है सरका और तवारत। और जी अपना आपने सोशल मीडिया की बात दरमियान में की थी। अच्छा, अब सोशल मीडिया के आने के बाद मामला ज़्यादा संगीन सूरत हाल नहीं इख्तियार कर गए। अब तो हम कोई अपनी ताज़ा चीज़ भी लगाने से गुरेज करते हैं। और गुरेज करना चाहिए, गुरेज करना शाहिया चाहिए साहब असल ने, में ना शाहिया इसमें साहब का आप जिक्र कर रहे थे ना, हम्म, तो शाहिया साहब को मैंने एक दफ़ा एक गज़ल सुनाई थी, और मुस्तहसन ख्याल साहब भी इस बात के रावी हैं कि उन्होंने भी जब एक चीज़ उनको सुनाई तो शाहिया साहब ने कहा कि ये चीज़ फलां को ना सुनाना, वरना वो इस पर खुद कह लेंगे और किसी की जगह छपवा भी देंगे, छपवा भी और वो आपसे आपकी फिर मैं भी उस शख्सियत का नाम नहीं लेना चाहता। बहरहाल ये असल में ना सोशल मीडिया की वजह से उसमें ऐसा हुआ ये कि जो सेहल पसंद लोग हैं, जिस तरह सुहेल आबदी साहब ने बात की है पहले, उनके लिए आसानी बहुत हो गई है कि उन्हें छपी छपाई चीज मिल जाती है और वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, मैं क्योंकि कुछ अर्सा यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा, तो वहां मैं टर्म पेपर्स मुख्तलिफ रिसर्च के या इस तरह की वो दिया करता था बच्चों को कि ये आपने इस टॉपिक पे वो लिख के लाना है, आपने इस टॉपिक पे लिख के लाना है। अब सेमेस्टर सिस्टम में जो बच्चा टीचर के साथ इतनी यानी एफिलिएशन होती है कि टीचर को भी अंदाजा होता है कि ये बच्चा किस हद तक लिख सकता है, किस हद तक नहीं लिख सकता, बल्कि खैर मेरा ख्याल है कि बाकी भी पता होता है, पता ही पता वो चल जाता है। अब उसमें से वो चंद बच्चों ने इतनी अच्छी इंग्लिश लिखी कि मेरे लिए वो बड़ी एक अचंभे की बात थी कि यार ये इतनी लिंग्विस्टिक बड़ी पक्की इंग्लिश है कि यार ये कोई। अच्छा खैर मैंने थोड़ी सी कोशिश की, मैंने वो सर्च करने की, मैंने देखा तो वो नेट पे मौजूद थी वो चीजें, और उसने सेम टू सेम उठा के तो वो कॉपी की हुई थी। मैंने कहा बेटा ये तो आप अपने साथ जुल्म कर रहे हो, अब चलें आप जाएं दोबारा करके। अच्छा, अब ये चीजें जो ये आसानी होगी ना उनके लिए, उन्होंने कहा उठाओ वहां से कॉपी करो पेस्ट कर दो, ये ठीक तो है। आपको थीसिस में भी चीजें थीसिस में बिल्कुल। अब तो आप ये देखें कि ये कॉपी पेस्ट वाले मामला जो हैं, ये सारे जो हैं हमें HEC ने बहुत सारे थीसिस जो हैं उनमें साबित हो गया कि जनाब इसमें चीजें जो हैं वो शामिल की गई हैं, और लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी। तो कोई भी नहीं यार, यहाँ तक आप देखें ना कि थीसिस लिखा जाना है बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी पे, जी हाँ, रहमतुल्लाह अलैह पे, और वो लिखा गया हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पे, ठीक है, और उसे सर्च में जो कुछ आ गया, हाँ जी, सर्च में उन्होंने ज़करिया लिखा होगा ना, तो ज़करिया लिखा होगा तो जाहिर है कि उसमें हज़रत ज़करिया का पहले यानी उसमें आया होगा, तो उसने वही उठा के वो पेस्ट कर दिया और वो अप्रूव भी हो गया, वो पास भी हो गया, सारा कुछ हो गया। असल मसला मैं कहता हूँ यहाँ कॉपी पेस्ट करने वाले का कोई कसूर नहीं है, ये तो उस इंचार्ज उसे देखना चाहिए था ना कि ये क्या है, ये इतना बड़ा ये गलती नहीं है, ये ब्लंडर है, ब्लंडर तो ये जो इस तरह के ब्लंडर्स हैं ये इनसे तो कम से कम वो बकौल वो एक इंशाअल्लाह खान इंशा जो क्लासिकल उस्ताद थे उनके पास एक दफा एक शागिर्द आया अपनी गजल दिखाने के लिए, तो उन्होंने कोई लफ्ज जो था वो गलत या कोई तरकीब जो थी वो गलत बांधी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मियाँ ये तरकीब तो मुस्तामिल नहीं है, उसने किसी जरूरत शेरी की वजह से, तो उन्होंने कहा कि फिर शेर कहने की जरूरत क्या है। हाँ बिल्कुल सही है, फिर शेर कहने की जरूरत क्या है। अब ये कि वो लोग आज से ही नहीं इतना अर्सा पहले भी इस चीज का ख्याल रखते थे। लेकिन एक चीज और हुई है, आपने एक चीज वो भी बड़ी अहम चीज है, मुझे याद आ गई कि जब आप सोशल मीडिया आया और हमें रसाई हुई, इंटरनेट तक रसाई हुई,
इससे पहले जो कुछ किताबें थीं, जो लोग सलाहियत रखते थे वो बाहर से इंपोर्ट करते थे किताबें, उसमें से कुछ नज़में, कुछ चीज़ें जो थीं उनको वो रद्द-बदल कर लेते थे इंग्लिश लिटरेचर में से और बाकी जगह जो भी होता था। अब चूँकि सब तक रसाई हो गई, अब आपको याद होगा कि सोशल मीडिया पर एक चीज़ गर्दिश करती रही और हमने वो ढूँढ कर भी देखा कि अल्लामा इकबाल की नज़्म लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, वो किसी और की ट्रांसलेशन है। वो किसी की नज़्म है पूरी, मुझे उसका नाम नहीं इस वक़्त ज़हन में, लेकिन वो मौजूद है। वो अब भी आप अगर सर्च करें, इलाम पोएम लब पे आती पोएम रियल पोएम, तो वो रियल पोएम आ जाएगी। और उसमें फिर जब इतने बड़े-बड़े शायरों के यहाँ भी ये चीज़ें निकल आएँ, इलामा इकबाल ने कुछ पर तो माख़ूज़ लिख दिया, जो उन्होंने ट्रांसलेशंस की, उनमें माखज़ कर रहा हाँ, है कुछ पर माख़ूज़ लिख दिया हम्म। और कुछ पर उन्होंने नहीं लिखा, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी चीज़ें नहीं थी लोगों के पास, लोगों तक रसाई नहीं थी, लोगों को अवेलेबल नहीं थी। इसी तरह और बहुत बड़े-बड़े नावल हैं, बहुत बड़े मशहूर नावल हैं जिनके बारे में ये आ गया कि ये फलाँ चीज़ फलाँ से लिया गया और फलाँ से लिया गया। तो ये सिलसिले भी हैं, सोशल मीडिया का फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। अच्छा, उसमें सोशल मीडिया की बात हो रही है तहसीन भाई, उसमें हमने ये देखा कि चूंकि उर्दू अदब पे हम बात कर रहे हैं, उर्दू लिटरेचर पे, तो उर्दू लिखना, आपने इंग्लिश की बात की ना कि बड़ी पक्की इंग्लिश लिखी हुई थी, बड़ा आप हैरान हुए, तो मैं तो हैरान होता हूँ उर्दू पे भी कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे हम जब तहरीरें देखते हैं, बड़े बड़े अपने आप को दानिश्वर कहलाने वाले, जो जिन्हें हम फेसबुक के दानिश्वर ज्यादा कह देते हैं, गुस्से में आके कभी कभी, तो फेसबुक के नहीं, फेसबुक की दानिश्वर हाँ, कहते हैं। फेसबुक की दानिश्वर कहते हैं। तो वो होता ही है कि मसलन आप रज़ी भाई को शायद याद हो कि आर्ट्स काउंसिल में एक मुशायरा था सरकारी, और शाकिर भाई उसकी निजामत कर रहे थे। उसमें ये अनाउंसमेंट हुई कि हर शायर अपना कलाम जमा कराए। ठीक। तो वहां पर मुल्तान के एक शायर ने जब अपना कलाम जमा कराया, तो वो शाकिर भाई ने मुझे फाइल दी कि जरा इनको तरतीब से जरा कर दे। वो जब मैंने तरतीब से देखते हुए वो ऊपर एक सफ़ा आया ना, तो मैंने ऐसे ही, चूंकि मैं थोड़ा सा लेट आया था, तो मैंने कहा अच्छा इनका कलाम पढ़ लूँ। वैसे जब मैंने पढ़ा तो वो जमाले यार था ना, तो वो बजाय लाम के नीचे जेर होती तो वो जमाले डाली हुई थी बड़ी के साथ, तो मैं इतना हैरान हुआ उस वक्त। अब मेरी हैरत सोशल मीडिया के बाद बिल्कुल खत्म हो गई, क्योंकि मेरे पास मौजूद है मेरे पास मौजूद है शाकिर का मैंने सेहरा लिखवाया था, वो मेरे पास आज भी मौजूद है, और उसको मैंने फिर रखा हुआ है अपने पास, क्योंकि जिन्होंने लिखा था वो वफात पा चुके हैं। बहुत बड़े डॉक्टर बन के वो वफात पाई उन्होंने, लाहौर से उनका ताल्लुक था, मुल्तान में होते थे। उन्होंने सहरा लिखा हुआ है, सारे सेहरे में स्वाद के साथ सहरा लिखा हुआ है। हाँ, फला का सहरा। तो ये अब सोशल मीडिया की बात हो रही है ना, तो वहाँ जब हम उर्दू पढ़ते हैं, मैंने एक डॉक्टर का थीसिस देखा, मेरे पास आया रिव्यू के लिए एकेडमी ऑफ लेटर्स की जानिब से कि ये एक किताब है, और वो किताब भी अख्तर शुमार पर थी कि आप इस पे रिव्यू करें। उसमें इमला की और चीज़ों की जितनी गलतियाँ थीं, वो मैंने फिर अख्तर रज़ा सलीमी को फ़ोन किया। मैंने कहा यार अख्तर रज़ा सलीमी साहब, इसमें से इमला की गलतियां भी दुरुस्त करनी है या सिर्फ प्रूफ करना है? उन्होंने हंसकर कहा कि यार इमला की गलतियां भी दुरुस्त कर दो, दोनों काम कर। मैंने कहा यार आगे डॉक्टरेट किया हुआ, कहता यार तू कर दे, कोई नहीं, कुछ नहीं होता। तो नहीं, तो वो डॉक्टरेट लफ्ज भी तो ऐसे ही है ना, इंग्लिश का ही है ना। नहीं तो अब वो तो थीसिस लिखने वाले भी तो आ गए ना। बिल्कुल ऐसे अब तो थीसिस जो है वो बाकायदा कारोबार बन गया ना। बिल्कुल, वो मुझे कहते हैं कि जी इतने कुछ लोग हैं, वो कहते हैं हमारा तो कारोबार यही है, ग्रुप बने हुए हैं, एक चैप्टर फलाने लिखना है, 15-15 हज़ार रुपए सब लेते हैं और वो चैप्टर लिख के दे देते हैं। अब तो चीजें इस तरह हो गई हैं। बिल्कुल, एमफिल के लिए तो खास तौर पर ये जब से ये लॉन्ग डिस्टेंस और दूसरी इस तरह की बहुत सी जो ना यूनिवर्सिटीज ने ये काम शुरू किया था, तो उसमें यही हो रहा था। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ लोग हैं जिनका इंतकाल हो गया, अच्छा उनके मजमूए जो हैं, हम पिछले दिनों कमर रज़ा शहजाद मुझे बता रहे थे, एक शायर का इंतकाल हो गया हुआ था, उन्होंने कहा कि उसका इंतकाल हो गया और उन्होंने कमर रज़ा ने उनको लइये में कभी सुना था उनकी गज़ल, अब वो उनकी गज़ल किसी और की किताब में शामिल होकर आ गई है,
और कमर रज़ा कहते हैं कि यार ये उसका कलाम मैंने खुद उससे सुना हुआ है। तो ये भी तो होता है कि जब कोई चला जाता है तो उसका कोई वारिस नहीं रहता, तो उसकी चीज़ें इस तरह भी तो फिर लोगों में तकसीम होती हैं। और अच्छा, ये वैसे वाकई बात सही है आपकी कि बहुत से ऐसे लोग, मकबूल तनवीर साहब थे मकबूल मुल्तान में। तनवीर है, जमील सिद्दीकी साहब थे और इस तरह के बहुत से कि जिनका कलाम हमें आज तक, जमील सिद्दीकी साहब को तो मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएं, लेकिन वो उनकी औलाद ने भी नहीं उस दी। पे या तो तवज्जो नहीं दी या जो भी। और जब भी मैंने कहा जी वो तो वो पर्चियों पे लिखते थे, वो ये करते थे, वो करते थे, हमारे पास तो नहीं। मैंने कहा यार वो पर्चियां हैं, कुछ भी हैं, उनके पास कुछ ना कुछ तो होगा ना, लेकिन वो नहीं दी गई। अब अब उस दौर के गई, अगर किसी बंदे को वो उनकी कोई चीजें याद है और वो आज अगर अपने नाम से लिख देता है तो वो उन लोगों को तो पता होगा कि जिन लोगों ने उनसे सुनी है, बाकी लोगों को तो नहीं पता। बिल्कुल ऐसे ही। इसलिए ये तो एक बड़ा अजीब सा वो एक वो कहते हैं बकौल बेदल हैदरी के भी छप रही है, तो चाहे किसी के नाम पे भी छप रही है तो शायरी मेरी ना। हाँ, हाँ। बेदल हैदरी साहब से ये बात मेरी हुई थी जब एक बड़े नामवर एक आपके सुहेल साहब के कबीर वाला की एक साहब थे, उनके नाम से एक किताब छपी, तो वो पता चलता था कि बेदल हैदरी साहब की वो सारी चीजें हैं। तो मैंने बेदल हैदरी साहब से ये बात की, तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, किसी के भी नाम से छपी है तो मेरी है ना, लेकिन उन्होंने कभी उनके बारे में कोई ऐसी आगे से बात नहीं की। उन्होंने कहा जी नहीं, मैं जो भी है मेरे वो मोहसिन है, तो ठीक है, इट्स ओके। वो तो एक वो चीज मैं असल में इस चीज में मैं कहता हूँ, अगर फर्ज किया आपके पास कोई बच्चा या बच्ची कोई स्कूल कॉलेज के आ गया कि जी रजी साहब मुझे आप ये चीज लिख दें, आप अगर उसे लिख देते तो फिर आप अगर दे दें तो फिर दे दें, फिर आप क्लेम नहीं कर क्लेम ना सकते, करें, फिर आप क्लेम नहीं कर सकते, फिर आप मुकदमा करें या कहें ना कि करें, जनाब कुछ भी करें, जब आपने कुछ तो वसूल कर लिया ना। नहीं, ना भी वसूल किया हो, एक तो मुफ्त ना भी वसूल किया हो, आपने अखलाकी तौर पर या शफकत के दायरे में रहते हुए आपने किसी बच्चे को दे दी, चलें जी ठीक है, या जरूरत थी किसी। अब मैं आपको मजे के बाद एक दफा रेडियो पे एक मुशायरा था नौजवानों का, तो वो 4-5 नौजवान लड़के तो थे, तो खातून कोई नहीं थी शायरा। अच्छा, अब वो सरफराज खान होते थे उस वक्त, रिव्यूअर ने कहा तहसीन ये अब कोई एक खातून तो होनी चाहिए। अच्छा, वो एक बच्ची थी वहां, उसने वो तकरीर की थी बड़ी अच्छी, तो मैंने कहा बेटा आप पढ़ लोगे? उसने कहा जी मैं पढ़ लूंगी। अच्छा, मैंने उसी वक्त बैठ के 4-5 शेर मुझे पढ़ना तो आता है पढ़ लूंगी। अच्छा खैर मैंने उससे थोड़ा सा ना रिहर्सल भी करवा दी कि ये शेर किस तरह पढ़ना। उसने जाके शेर पढ़े और वो इतने उसने कॉन्फिडेंस से और इतने अच्छे अदायगी से पढ़े कि मैंने उसके बाद उससे कहा, मैंने कहा बेटा ये तुम्हारी है, अब ये मेरी नहीं है। अच्छा, आखिरी लम्हात हैं, अब हम ना एक गजल मैं एक तवज्जो मबजूर करना चाह रहा हूँ। वो पहले भी है कि सोशल मीडिया की बात चल रही थी, तो बिल्कुल मकसद से 1 मिनट में कि बहुत आला किस्म के लिखने वाले बुजुर्ग शोरा जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए घबराते हैं, या वो मतलब टच मोबाइल भी वो नहीं करते, बटनों वाले लेके फिरते हैं, तो मैंने अक्सर उनसे कहा, वो कहते यार हमें यह नहीं आता, सर कौन खपाए। उसके दूसरी तरफ हम देखें तो यंगस्टर जो है वो शायर है, होंगे भी सही या जैसे भी, उन्होंने अपनी पूरी एक दुनिया आबाद कर ली है, और वो फेवरेट शोरा के तौर पे जनाब अपने आप को उन्होंने तरीका समझ लिया कि नेट पे वो मौजूद हैं, और वो शुरू होता है फैसलाबाद से, लाहौर से और तौंसा से वाया लाहौर, वो मतलब चल रहा है, हमें एतराज़ नहीं है। लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसा इदारा, ऐसी तंजीम या हमारे जो चैनल्स हैं, उनको चाहिए कि उन शोरा को जो नेट इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनकी शायरी को भी इसी अंदाज में पब्लिक से आना चाहिए। एक आप 3 शेर आपसे मैं सुनूंगा, 3 शेर आपसे सुनूंगा। पहले सुहेल आब्दी आप 3-4 शेर सुनाएं, 4 शेर सुनाएं, 4 शेर आप सुनाएं, उसके बाद फिर हम इख्तितामी लम्हात की तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया। जहालतों की कठिन रात से निकलते गए, जहालतों की कठिन रात से निकलते गए, शऊर आया तो जुल्मात से निकलते गए। क्या बात है, क्या कहने हैं। शऊर आया तो जुल्मात से निकलते गए, वो जिनको सुन के बरसती थी बेशुमार आंखें, वो सोच क्यों तेरे नगमात से क्या निकलते कहने गए। वाह, ये उनका अपना मुकद्दर, ये उनका अपना नसीब,
जो लोग हल्का सादात से निकलते गए और हमारे वोट ने बख्शा था इक़्तिदार जिन्हें, वो इक़्तिदार में औकात से निकलते गए। सुहेल जब मेरे बच्चे जवान होने लगे, सुहेल जब मेरे बच्चे जवान होने लगे, सब इख्तियार मेरे हाथ से निकलते गए। क्या कहने सुहेल, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बहुत अच्छी गजल आपने सुनाई। तहसीन भाई आप? दिल रोता है, आंखों में समंदर नहीं होता। दिल रोता है, आंखों में समंदर नहीं होता। गम कोई हदे ज़ब्त से बाहर नहीं होता। और जिस शहर में हम रहते हैं, उस शहर सितम में दीवार तो होती है मगर डर नहीं होता। बस और कोई ऐसा मुझे इस वक्त असल में फौरी तौर पर कुछ ऐसा शेर ज़हन में नहीं आ रहा यार। आप ऐसे शायर हैं बस यार, बाज़ औक़ात ऐसा शायर तो अपनी दीवान उठा के फिर रहे होते हैं, उन्होंने रोकना पड़ता है। इख्तिताम में 2-3 शेर आप सुना दें। नहीं, मैं तो मेजबान हूँ, मैं तो पूरी गजलें सुनाऊंगा फिर किसी दिन बैठकर। सो बहुत अच्छा लगा। आखिरी एक शेर सुना देते हैं जी कि हर आह फलक तक तो रसाई नहीं रखती, हर अश्क नदामत भी तो गौहर नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। ये जी 3 शेर आपने कहा था, 3 शेर सुना दिए आप। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। सुहेल आबदी साहब, तहसीन गनी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। नाज़रीन इकराम, हमने आज गुफ्तगू की कि उर्दू शायरी में सिरका और तवारत, बल्कि उर्दू अदब में सिरका और तवारत के हवाले से हमने बात की कि क्या है सिरका और क्या है तवारत, और किस तरह ये रिवायतें जो हैं आज तक मुस्तहकम है, और सोशल मीडिया के इस पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। मुकालमा रज़ी के साथ अपने मेज़बान रज़ीन रज़ी को इजाज़त दीजिए। नए मेहमानों और नए मौज़ूआत के साथ दोबारा मिलेंगे। देखते रहिए एन न्यूज़। आप इस वक्त यहाँ पर क्या लेने आए? मैं सैंडविच लेने आया हुआ था। सैंडविच लेने आए जी। अच्छा, आप यहाँ पर डेली बेस पे आते हैं या कभी कभी? ऑलमोस्ट डेली बेस पर आते हैं जी। आपको